ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है ना आपका, चैप्टर नंबर 9 है अमाइंस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और आसान सा चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें जो मैं बता दूंगा, वहाँ से फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और बार बार आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमाइंस है क्या, क्या होता है अमाइंस दिव्यांश? तो अमाइंस क्या होता है? अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया से हम लोग क्या करें, एक दो या तीनों हाइड्रोजन को हटा के एल्काइल या कोई एराइल ग्रुप अगर हम लोग लगा दें तो हम लोग को क्या ऑब्टेन हो जाता है? अमाइंस ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? अब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, हम लोग क्लासिफिकेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर अमाइंस की हम लोग बात करें तो अमाइंस आपका होता क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्योंकि अमोनिया से हम लोग डेराइव करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अमोनिया से हम लोग क्या करें, दिस इज द अमोनिया, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कनिष्क अमोनिया। और अमोनिया से हम लोग क्या करें, एक दो या तीनों हाइड्रोजन हटा के एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें। तो एक अगर हाइड्रोजन हटा के हम लोग एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा दें, यहाँ पे R या AR कोई भी हो सकता है। एराइल ग्रुप समझ में आ रहा है ना? क्या होता है एराइल ग्रुप प्रियांशु? तो बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसे हम लोग एराइल ग्रुप बोलते हैं। दोनों हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं और कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप हम लोग लगा दें, या तीनों हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या करें, कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक एल्काइल या एराइल ग्रुप एसोसिएटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है, दो दो अगर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइंस। और 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइंस। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं कि एल्काइल ग्रुप सेम ही हो, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बाकी हेलोल्केन हेलोरिन्स में आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन का हम लोग क्या कर दें, रिमूवल करा दे तो क्या फॉर्म हो जाता है? एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? जैसे इसका एग्जांपल अगर लें हम लोग 1 डिग्री अमाइन की, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आप आसानी से देख सकते हैं, तो अलग से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये अमाइंस का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, अगर मैं पूछूं, कोई नहीं बताएगा, ओनली एंड ओनली कनिष्क, ये कितना डिग्री अमाइन है? इतना धोऊंगा ना, मुझे पता था ये तुम 2 डिग्री बोलोगे, इसीलिए मैंने पूछा था। देखो नाइट्रोजन जो है एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना। अब ये एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्साइल, कुछ भी हो सकता है ना, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है। तो ये एग्जाम में तुम लोग गलती नहीं करोगे। नाइट्रोजन जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से एसोसिएटेड है ना, तो कितना डिग्री अमाइन है ये प्रियांशु? 1 डिग्री अमाइन। और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तुम बताओगे प्रियांशु, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कितना डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री है ना। नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए नाइट्रोजन के साथ? 2 एल्काइल ग्रुप। और आपने कितने हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस किया नाइट्रोजन से? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप लगाया आपने, यानी कि कितना डिग्री अमाइन हो जाएगा ये? 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है? अभी नेमिंग की भी बात करेंगे इसी में। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री अमाइन की, नंदनी तुम बताओगे? ये कितने डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप। तो ये आपका कितना डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन नहीं करो, अमाइन करो, पार्टिकुलर कंपाउंड ही ले रहे हैं ना। अगर हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की यहीं पे बात कर लें, किसकी बात कर लें? नोमेनक्लेचर की। तो पहले भी तुम लोग पढ़े हो, लेकिन मैं एक बार फिर से तुम लोग को याद दिला देता हूँ कैसे नेमिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो
नाइट्रोजन पे कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है? 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? मीथेन, इथेन अमाइन, क्या लिखेंगे इसे? इथेन अमाइन। कोई डाउट है? इथेन अमाइन, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है, जो लोअर एल्काइल ग्रुप है उसको हमेशा ही आप कहां लिखेंगे? प्रीफिक्सेस में। कहां लिखेंगे? और पूरे आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग हम लोग किसकी करते हैं? प्रीफिक्सेस की। फिर किसकी नेमिंग करते हैं? वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप है यानी उसका नेमिंग हम लोग कहां करेंगे? प्रीफिक्सेस में, और प्रीफिक्सेस की नेमिंग सबसे पहले करते हैं। तो बताओ इथाइल और मिथाइल में छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्सेस में क्या? एन एल्काइल। मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। इथाइल है तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल, ठीक है। तो एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है तो क्या लिखोगे? एन मिथाइल। अब इसका हम लोग नेमिंग कहां करेंगे? इसका हम लोग नेमिंग करते हैं वर्ड रूट में। इसकी नेमिंग हम लोग कहां करते हैं? हमेशा प्रीफिक्सेस में। जो भी एल्काइल ग्रुप लोअर होगा उसकी नेमिंग हमेशा हम लोग कहां करेंगे? प्रीफिक्सेस में। अब 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हो? इथ, तो इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। क्लियर है? तो एन मिथाइल इथेन अमाइन, इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें लोअर एल्काइल ग्रुप, 2 लोअर एल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल मिथाइल, और एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नेमिंग इनका हम लोग प्रीफिक्सेस में, तो एन एन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अमाइंस की नेमिंग कर सकते हैं। अमाइंस की क्या कर सकते हैं? नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो पहले इतना तुम लोग नोट करो जल्दी से, फास्ट कैप्चर कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, रुकेंगे नहीं, जिससे तुम लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो, नेमिंग तुम्हें अच्छा करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे नेमिंग तुम्हारा उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे नेमिंग हमेशा कंफ्यूजन रहेगा नेमिंग में, ठीक है। क्योंकि मैं बोर्ड पे कितना भी क्वेश्चंस करा दूं, जब नेमिंग तुम लोग खुद से नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है दिव्यांश। तो नेमिंग का मैं एक क्लास नहीं होगा ना तो तुम लोग को एग्जाम से पहले करवा दूंगा, जिससे नेमिंग वाले क्वेश्चंस तुम लोग कर पाओ, ठीक है। पूरा इनऑर्गेनिक का नेमिंग एक ही साथ करवा दूंगा, ठीक है। अभी देख लो, जैसे ये हम लोग एग्जाम्पल ले लें, दिव्यांश का क्वेश्चन था कि इस टाइप का अगर अमाइन आ जाए 3 डिग्री तो फिर इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? कुछ यही था दिव्यांश। अब प्रियांशु कंफ्यूज हो गया, C3H7 क्या आ गया? अरे प्रोपाइल है। ये बताओ CH2CH3 को अगर मैं लिखना चाहूं तो C3H7 लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? एक ही बात है ना, इसको मैंने कंडेंस करके थोड़ा सा लिख दिया और ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। बॉन्ड लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड लाइन भी स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो सबसे हायर एल्काइल ग्रुप है कौन सा है? प्रोपाइल। बाकी ये दोनों क्या हैं? लोअर एल्काइल ग्रुप। यानी इनकी नेमिंग हमेशा हम लोग कहां करेंगे? प्रीफिक्सेस में। प्रीफिक्सेस में हम लोग क्या लिखते हैं? एन एल्काइल, एन एल्काइल। अब ये एन मिथाइल है और एन इथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे? एन इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? एन मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे? वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3 वो कार्बन है वर्ड रूट में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन और अमाइन। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन, अमाइन। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन से कोई एल्काइल ग्रुप ही जुड़ा हुआ हो सकता है कि कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एराइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या लगा दें? कोई एराइल ग्रुप लगा दें। क्या लगा दें? कोई एराइल ग्रुप लगा दें, तो आईयूपीएसी ने इसकी नेमिंग को एक्सेप्ट किया है कि इसका जो नेमिंग होगा आईयूपीएसी नेमिंग,
इसके आईपीसी नेमिंग क्या होगी? तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये आईपीसी ने एक्सेप्ट किया इसके नेमिंग को। तो जब भी एक हाइड्रोजन हटा के एराइल ग्रुप लगा दें, यानी बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नेमिंग क्या होता है? एनिलीन। ठीक है, और इसकी आईपीसी नेमिंग होती है। बाकी अगर मान लो एक और हाइड्रोजन हटा के अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, क्या लिखेंगे? एन मिथाइल बेंजेनामाइन, एन मिथाइल बेंजेनामाइन। इथाइल है तो एन इथाइल बेंजेनामाइन। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशंस की, कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर हम अमाइन के, तो कोई भी अमाइन ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कोई भी अमाइन ले लो। कितना डिग्री ले लें हम लोग? 2 डिग्री ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये 2 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। देखो 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। इसके पास कितना लोन पेयर अवेलेबल है? लोन पेयर एक अवेलेबल है, पेयर है ना, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं? 1। अब देखो अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है मॉलिक्यूल्स की? पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं क्लास 11 के अंदर, उसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और ये थ्योरी कंप्लीटली किससे रिलेटेड है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल से। किससे? ठीक है, तो अब नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब याद रखोगे कि अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर तो शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है, यानी कुछ इस तरह से ये एसोसिएटेड होंगे। ये CH3H और ये CH3 कुछ इस तरह से यहाँ से एसोसिएटेड होंगे, और ये लोन पेयर इसके सर पे ऐसे होगा, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्सन हो जाता है, और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है। और इसकी ज्योमेट्री या शेप कैसी होती है? पिरामिडल। पिरामिडल, तो याद रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। और नेमिंग से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, तो जब भी तुम लोग को अगर अच्छा स्कोर करना है 90+ में, तो हर कंसेप्ट को तुम्हें जानना जरूरी है, तभी 90+ में स्कोर कर। और सिर्फ पास होना है तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो मेहनत करो कि अच्छे स्कोर करो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि हर बार 4-5 बच्चे हमारे पास होते हैं जो 90+ में लाते हैं, हर बार। इस बार भी 4-5 बच्चे थे जो 90+ में स्कोर किया था। ठीक है, तो तुम लोग भी कर सकते हो, मेहनत करोगे तो देखो तुम लोग क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो इनका माइंड सेट है कि मुझे तो बस पास होना है। जब टारगेट ही बड़ा नहीं रहेगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में सोचूं ही नहीं कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो कभी बन पाऊंगा क्या? कभी नहीं। सोचोगे तभी तो कुछ होगा। तो पहले टारगेट तो रखो 90+ में, दिव्यांश, तभी 90+ में आएगा। पहले ही हार चुके हो तुम लोग तो कैसे आएगा? तो हारना नहीं है, अभी टाइम बहुत है। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा केमिस्ट्री, तुम लोग एक चीज़ तुम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशंस की। ठीक है, कैसे प्रिपेयर हम लोग करेंगे, तो लिख लो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। पहला कौन सा मेथड है? बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दें, ठीक है, अगर नाइट्रो कंपाउंड्स का हम लोग क्या करा दें? रिडक्शन करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है? अमाइंस मिल जाता है। जैसे हम लोग ले लें नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे अगर NO2 ग्रुप लगा दे, क्या बोलेंगे इसे? कनिष्क। नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का हम लोग रिडक्शन करा दें, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये तो तुम लोग याद ही कर लो
कि H2 प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट, ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसके तरह? कैटलिस्ट तो है रिड्यूसिंग, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और होता क्या है, यहाँ से 2 मोल हाइड्रोजन निकल के आते हैं। इस रिड्यूसिंग एजेंट से कितने मोल हाइड्रोजन निकल के आते हैं? 2 मोल। और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होता है और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है? रिडक्शन। और यहाँ से आप नाइट्रोबेंजीन से क्या फॉर्म कर सकते हैं? एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका जो एराइल ग्रुप है, ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। इनका अगर रिडक्शन हम करा दें, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम लोग सिर्फ क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार ब्लर हो जाए या स्मूथ से हो जाए। ठीक है, तो और भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा? तो और भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। आयरन विद HCl हम लोग ले लें, या SN विद HCl, ये भी किसके तरह काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ से भी हम लोग नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं? एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एराइल या एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी यहाँ पे एराइल ग्रुप की जगह कोई भी अमाइन ग्रुप भी, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सेकेंड हम लोग देखते हैं। इसे साफ करो। हो गया फ्रेंड्स? हो गया दिव्यांश? ठीक है, तो सेकेंड मेथड लिखो। सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अमाइंस हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन हम लोग हेलोएल्केन्स हेलोरिन्स में भी कर चुके हैं, पहले भी तुम लोग देखे थे वहां पे। तो सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। समझ लोगे पहले? क्या? नहीं, उससे भी 1 डिग्री, उससे भी क्या प्रिपेयर होगा? 1 डिग्री अमाइन ही प्रिपेयर होगा। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अमाइन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग अमोनिया मोलिक्यूल से हम लोग हैलोजन का क्या कराते हैं? रिमूवल कराते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? एमोनोलिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका एल्काइल हैलाइड है प्रियांशु। क्या हो सकता है एल्काइल हैलाइड? तो एक्स आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, जैसे ही इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? अमोनिया मोलिक्यूल के साथ। तो अमोनिया यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? अमोनिया पे किसकी तरह काम करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और आसानी से यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर। और ये जो लोन पेयर डोनेट करके किसके साथ आके जुड़ जाएगा? एल्काइल ग्रुप के साथ। और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और R के साथ कौन जुड़ जाएगा? NH2। और यहाँ से HX क्या हो जाएगा? बाहर। कोई कंफ्यूजन है इसमें प्रियांशु? देखो यहाँ पे ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस और NH2 माइनस में। और NH2 माइनस किसकी तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा और न्यूक्लियोफाइल आगे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? अब देखो ये रिएक्शन रुकेगा क्या? ये रिएक्शन रुकेगा क्या? देखो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है? जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करे। ये बंद कर देना विराज। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है? जो आसानी से लोन पेयर क्या कर सके? डोनेट कर सके। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता ही क्या है? लोन पेयर डोनर। अब पहले इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगे हुए थे। किस पे? अमोनिया पे। लेकिन जैसे ही ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्म्ड हुए, यहां से जैसे ही ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्म्ड हुआ, देखो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सारे किसकी तरह काम करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को और क्या कर देगा?
बढ़ा देगा, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और ये और फास्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा एल्काइल हैलाइड, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके किस पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप पे, और यहाँ से HX क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अब देखो 2 डिग्री अमाइन जो बन गया, रिएक्शन रुकेगा क्या, रिएक्शन रुकेगा यहाँ पे नहीं, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी, आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। और यहां से क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और यहां से HX क्या होगा बाहर, HX, और कितना डिग्री अमाइन बना देगा, 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है। अब तीन तीन इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे, और फर्दर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या फॉर्म कर देगा, R4N+ और X माइनस, तो 3 डिग्री अमाइन से ये क्या फॉर्म कर देगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देगा। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है अमाइंस प्रिपेयर करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता। 1 डिग्री भी मिलता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। क्लियर है। तो इसलिए ये रिएक्शन उतना प्रेफर हम लोग नहीं करते हैं, ये रिएक्शन उतना है जो है आपका अमाइन प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को फ्री अमाइन प्रिपेयर करना है तो फ्री अमाइन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और NH3+ और X माइनस, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ से हम लोग फ्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्री अमाइन 1 डिग्री अमाइन हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या बाहर होगा, प्लस NaX प्लस H2। क्लियर है। तो जब भी आपको क्या बनाना है, फ्री 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करना है, तो हम लोग इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हम लोग फ्री 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें नीचे कर लेंगे, यहाँ पे कैप्चर हो रहा है ना, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग को 1 डिग्री अमाइन, इसमें मेजर आपको चाहिए, क्या चाहिए कि ये आप चाह रहे हैं कि इस पूरे अमोनोलिसिस में, अमोनोलिसिस होता क्या है कि X का रिमूवल बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। तो इस अमोनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू आप चाहते हैं कि 1 डिग्री अमाइन मेजर अमाउंट में मिले। किसमें मिले, मेजर अमाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में अगर यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, अमोनिया ले लेंगे, एक्सेस में क्या ले लेंगे, अमोनिया, तो बनेंगे सारे प्रोडक्ट, लेकिन मेजर अमाउंट में कौन बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं रिएक्शंस को। तो अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, लेकिन अमोनिया यहां पे किस में ले लेंगे हम लोग, एक्सेस में ले लेंगे। तो यहां से हम लोग एक्सेस में अगर अमोनिया ले लें तो प्रोडक्ट तो सारे ही बनेंगे, लेकिन 1 डिग्री जो अमाइन बनेगा, और प्लस यहां से HX क्या हो जाएगा बाहर, लेकिन ये 1 डिग्री अमाइन जो बनेगा किस में बनेगा, मेजर। कैप्चर हो रहा है, मेजर अमाउंट में बनेगा। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, कि फ्री अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। लिख दूं क्या इसे, लिख लोगे, याद रखोगे तुम लोग, लिख लोगे ना, पक्का ना, ठीक है। बाकी नोट्स तुम लोग को भेज दूंगा, वहां से सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज अमोनोलिसिस में आपको ध्यान रखना है। क्या, फर्स्ट ये कि जब भी आपको फ्री अमाइन प्रिपेयर करना है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो फ्री 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। दूसरा, अगर 1 डिग्री अमाइन मेजर अमाउंट में चाहिए तो अमोनिया क्या ले लेंगे हम लोग, एक्सेस में लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से मेजर अमाउंट में 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो प्रियांश। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ही तो है, R4 ले लो, तो फिर यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा ना, फ्री 1 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा ना।
वो क्या बन जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या आप सॉल्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, 1 डिग्री अमाइन बनाना है, इसीलिए हमने हाइड्रोजन लिया। आपको यहाँ पे अगर क्या ले लेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप ले लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगा ना। अमोनिया अगर एक्सेस में लेंगे तो 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे मेजर बनेंगे सारे ही, 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा, लेकिन मेजर अमाउंट में क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। तुम लोग नहीं तो लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, 1-2 पॉइंट इसमें। प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड, प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड, primary amine is obtained as a major product by taking, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia, large excess of ammonia। ठीक है, तो अब ये लिखने की जरूरत है क्या, फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो याद रहेगा ना, रिएक्शन तो तुम लोग लिख ही चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्री आपको अमाइन चाहिए तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड मेथड, साफ करूँ इसे प्रेम से, ओके। तो नेक्स्ट लिख लो, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, पहले नाइट्राइल लिख लो, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स का भी हम लोग अगर रिडक्शन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल्स का भी अगर हम लोग रिडक्शन करा दें तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन। और जिस दिन लंबी क्लास रहती है ना तो तुम्हारे दोस्तों जो हो जिनको चैप्टर करना हो तो तुम लोग बुला सकते हो उनको। ठीक है प्रियांश, बंद कर दो दरवाजा। इनको समझ नहीं आता कि दरवाजा मतलब पूरी तरह से बंद है तो पूरी तरह से बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन है प्रियांशु, ऑन है ना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेथड हम लोग देख रहे हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। थोड़ा फास्ट करो तुम लोग, जल्दी खत्म करना है चैप्टर। तो नाइट्राइल्स का अगर हम लोग रिडक्शन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। देखो कैसे, नाइट्राइल क्या होता है, तो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ CN ग्रुप को हम लोग जोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल है ये, नाइट्राइल्स। तो CN क्या होता है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसका अगर हम रिडक्शन करा दें तो यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं, 4 मोल हाइड्रोजन। कितने मोल हाइड्रोजन, 4 मोल। देखो प्रोसेस आपको याद रखने के, कैसे आपको रिडक्शन कराना है, प्रोसेस याद रखो, गलती नहीं होगा। और यहाँ पे कोई भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, लाइक H2 प्लेटिनम या प्लाडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी तुम लोग ले सकते हो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम अमालगम विद इथेनॉल। ये भी किसके तरह काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो होता क्या है, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन किसके साथ आके लग जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ। ये फॉर्मल हाइड्रोजन कैसे यूज होंगे, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक, और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। और यहां से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। और आगे हम लोग भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। क्या होता है अमाइड, कनिष्क, अमाइड्स होते क्या हैं, तो देखो एसाइल ग्रुप के साथ RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं,
दिस इज द एसाइल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, उसी तरह से आर सी डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल। और एसाइल ग्रुप के साथ अगर हम लोग NH2 ग्रुप लगा दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड। कहीं कहीं एसिड अमाइड भी लिखा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, अमाइड, ठीक है। और इसका भी हम लोग रिडक्शन करा दें, इसका भी हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन, H2 प्लाडियम प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं आप, LiLH4, और फर्दर इसके हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। तो होता क्या है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और कार्बन के साथ क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। तो यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होगा और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या हो जाएंगे, आके एसोसिएट हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ से भी अमाइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना है। हो गया सबका, जल्दी करो फास्ट, ऊपर वाला तो हो गया होगा प्रियांशु। और कल मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम लोग का एक पूरा कंप्लीट लेक्चर खत्म कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। नहीं हो गया सबका, दिव्यांश हो गया। नेक्स्ट लिखो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और इसको तुम लोग कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास में आने से पहले तुम लोग फोन को साइलेंट कर लो। कनिष्क साफ करो इसे। तो नेक्स्ट लिखो, देखो ये भी खोल के चला गया। नेक्स्ट बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। और इस रिएक्शन को तुम लोग इंपॉर्टेंट कर लोगे, यहां से लगातार ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और खत्म ही करेंगे, ठीक है। तो बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, फिर आज बंद कर दो उसे, देखो समझ ही नहीं आता उसको। तो नेक्स्ट है, फोर्थ है ना, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ है ना। तो नेक्स्ट है बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बाय द गैब्रियल थैलीमाइड बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन यहां से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये थैलीमाइड तुम लोग बनाओगे कैसे, पहले थैलीमाइड तुम लोग को बनाने का प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है। पहले समझ लो थैलीमाइड बनाओगे कैसे, याद रखोगे तुम लोग बस इसको, ठीक है। तो बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पे क्या लग जाए, COOH ग्रुप लग जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, थैलिक एसिड। ये तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ते हो, क्या ये थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ये रिएक्शन जो है इस चैप्टर का नहीं है, ये आपका किसका रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन मैं बता देता हूँ कि थैलीमाइड बनता कैसे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये थैलिक एसिड है, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2 मोल अमोनिया मोलिक्यूल के साथ, किसके साथ, 2 मोल अमोनिया मोलिक्यूल के साथ। तो एसाइल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसी कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियोफाइल को। एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। बताओ NH3 में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, प्रियांशु, NH3 में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा। तो एक हाइड्रोजन बाहर कर दो, किसमें ब्रेक होगा, H+ और NH2 माइनस में। और जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं सारे किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के। अब मैं पूछूं कि NaOH में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, तो OH-। क्लियर है ना। तो यहां पे ये NH2- किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ। और ये थैलामाइड फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म कर देगा, थैलामाइड। और जब इसकी हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही लिख के दे, हो सकता है कि कुछ हीट का साइन दे दे, क्या दे दे, हीट का सिंबल दे दे। तो जब इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो होता क्या है, इन दोनों से क्या बाहर हो जाता है,
NH3 ग्रुप बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? यहाँ से NH3 हो जाता है बाहर, और NH3 बाहर हो जाएगा, कनिष्ठ क्या बचेगा? NH2 बचेगा। सही से देख लो, NH बचेगा, मुझे तो NH दिख रहा है, NH ही बचेगा ना, कंफर्म। और इसी को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? दिस इज द थैलीमाइड। और इसी थैलीमाइड से हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करना है। क्लियर है? तो ये तुम लोग क्या थैलिक एसिड को हीट कर देंगे, फिर अमाइन से रिएक्ट करवा देंगे, तो H2 वापस बाहर हो जाएगा और डायरेक्ट हो जाएगा। ये कैसे कैसे बताओगे एक बार? हाँ कर सकते हो ये प्रोसेस, ठीक है, लेकिन वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? थैलीमाइड। ये क्या फॉर्म कर सकते हैं यहां से? थैलीमाइड, ठीक है। और इसी थैलीमाइड से हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? 1 डिग्री अमाइन। तो ये नोट कर लिए तुम लोग। तो ये समझ गए ना थैलीमाइड कैसे बनता है? थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड से थैलीमाइड बना सकते हो ना। दिस इज द थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। साफ कर दो इसे, हो गया सबका। अब थैलीमाइड से हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं? 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर रहे हैं। मितांशी हो गया ये? साफ करो इसे। अब देखो, कैप्चर कर लिए प्रियांशु? अब देखो इस थैलीमाइड से हम लोग 1 डिग्री अमाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो रिएक्शंस याद रखोगे, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रिएक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 100%, ठीक है। तो तुम लोग थैलिक एसिड से थैलीमाइड बना सकते हो ना, आसान है। मोहन क्या है टाइमिंग? सर मैं तो फिजिक्स पढ़ना है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है? फिजिक्स नहीं होगी सर? फिजिक्स होगी, सर पढ़ा रहे हैं। तुम आए नहीं, लेट आए। चलो अब तो सर का बातें नहीं करो। दिस इज द थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के। आपको पता है कि कहीं भी हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो किसके तरह बिहेव करता है? एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। किसके तरह? आसानी से OH+ के फॉर्म में क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है। और कोई भी कंपाउंड जो H+ आयन आसानी से रिलीज करता है वो किसके तरह काम करता है? एसिड की तरह। और इसके सामने क्या है? बेस। और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और किसका रिमूवल हो जाएगा? यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से K+, यहाँ से OH- बाहर होगा, यहाँ से H+ बाहर होगा और पोटेशियम थैलीमाइड फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? पोटेशियम थैलीमाइड। N- और K+। क्लियर है? अब देखो, अगर इसका हम लोग रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड। तो आपको पता ही है कि कोई भी निगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होते हैं किसके तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। यानी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके किसके साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा? R के साथ। और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा? N एल्काइल थैलीमाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? N एल्काइल थैलीमाइड। बताओ रिएक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम है? करा सकते हैं। N एल्काइल थैलीमाइड यहां से फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग करते क्या हैं? एक्वस NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ। अब देखो यहाँ पे एक्वस NaOH का क्या मीनिंग है? कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट है और NaOH भी प्रेजेंट है। यही तो मीनिंग है ना एक्वस NaOH का। अब देखो यहाँ पे 2 मोल वाटर, 2 मोल जो वाटर मोलिक्यूल है कुछ इस तरह से यूज होते हैं। और यहाँ पे NaOH भी। एक्वस NaOH का मतलब क्या है? कि भाई वाटर मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन जो है किसके साथ जाके लग जाते हैं? N के साथ। और 2 OH ग्रुप किसके साथ जाके लग जाते हैं? C+O के साथ। तो COOH यानी कि थैलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? थैलिक एसिड। और इसमें क्या प्रेजेंट है? और एक बेस भी तो प्रेजेंट है। और एसिड तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा?
सॉल्ट। तो जो एसिड बनता है वो एसिड के फॉर्म में रुकता नहीं है, तुरंत वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो यहां से एक तो हम लोग को फ्री 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है, समझ गए ना ये कैसे यूज होगा। 2 हाइड्रोजन जो यहां से किसके साथ जाके लग जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ RNH2, और 2 OH किसके साथ लग गए, C डबल बॉन्ड OH के साथ, C डबल बॉन्ड OH। और ये C डबल बॉन्ड OH इसमें बेस भी प्रेजेंट है, तो क्या ये बेस एसिड के फॉर्म में रुक सकता है क्या, तुरंत क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर देगा। तो यहां पे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ O- और Na+, और C डबल बॉन्ड O- और सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड यहां से फॉर्म हो जाता है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, थैलीमाइड से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, थैलीमाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी करवाऊंगा तुम लोग को, पहले इसे नोट कर लो, तुम लोग पॉज कर दो एक बार वीडियो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, वाई कैनोट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, यानी कि यहाँ पे R के जगह कोई एराइल ग्रुप क्यों नहीं आ सकता है। 1 डिग्री एरोमेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, R के जगह कोई एराइल ग्रुप होना चाहिए था, बेंजीन रिंग होना चाहिए था, तभी तो 1 डिग्री अमाइन बनता है यहाँ पे। तो हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस यहाँ से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते। सिंपल है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है पूरे रिएक्शन में, तो यहाँ पे N के साथ यही तो एल्काइल ग्रुप आके क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इसे एल्काइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और यहां से आसानी से कौन ब्रेक हो रहा है, CX बॉन्ड। लेकिन जैसे ही यहां पे ये जो एल्काइल हैलाइड है क्या है, एलिफेटिक है। अगर आप एरोमेटिक अमाइन यहां पे ले लेंगे, अगर आप यहां पे क्या ले लेते हैं, एरोमेटिक अमाइन अगर ले लेते यहां पे, तो देखो जो हैलोजन का लोन पेयर है वो पाई के साथ क्या करता है, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है, और साथ ही साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और रूम टेम्परेचर पे इस CX बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको लिख लेना है कि हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन्स do not gives nucleophilic substitution at room temperature। और क्यों नहीं देता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हैलोजन एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हैलोजन एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैलोएरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, इसलिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के थ्रू आप क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। ध्यान रहेगा, जल्दी करें फास्ट। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये भी तुम लोग इंपॉर्टेंट कर लोगे, साफ करो इसे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार कन्वर्जन में इसकी जरूरत पड़ेगी, जब भी आप कन्वर्जन करेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इस पर भी अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो नेक्स्ट लिख लो, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हो जाएगा, चैप्टर ज़्यादा है नहीं, अब केमिकल रिएक्शन सिर्फ आ गया ना, खत्म हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ है नहीं। मोहन बातें नहीं, अभी क्वेश्चन पूछूंगा फिर रिस्पॉन्स आएगा नहीं तुम्हारा एक भी। सर आप नहीं तो डिस्कस कर लो क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन का आंसर भी अभी डिस्कस ही कर रहे हो। अरे सर अगर हम गए रामायण खत्म हो जाएगा, पूछोगे सीता की शादी किससे हुई, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो 6th है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमैन
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है, जब भी आपको कार्बन चेन को कम करना हो, कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना हो, कम करना हो, तो कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे आप? जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि इथेन एमाइन से आपको क्या बनाना है, मीथेन एमाइन बनाना है। इथेन एमाइन से क्या बनाना है, मीथेन एमाइन। यानी कि 2 कार्बन से आपको 1 कार्बन एमाइन बनाना है, यानी कहीं ना कहीं 1 कार्बन आपको क्या करना है, कम करना है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई 1 कार्बन हटाने के लिए, और कौन सा रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको कार्बन को कम करना हो चेन में, तो कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और इसके पहले बताया था कि कार्बन चेन को डबल करना है तो उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन भी करा सकते हो, और तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम लोग कार्बन चेन को क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, तो किसी भी अमाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसी भी अमाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, Br2 विद NaOH के साथ, Br2 विद NaOH, ठीक है। या कभी कभी देखो क्या लिख देता है, ये Br2 और NaOH आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, NaOBr। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होता है NaOBr। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड, यानी सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो कहीं ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यही फॉर्म करते हैं। तो कई बार ये दे देता है रिएक्शन में, ये रिएजेंट दे देता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हॉफमैन ब्रोमाइड होगा कि नहीं होगा। दोनों ही केस में हॉफमैन ब्रोमाइड होगा, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, यही फॉर्म करेंगे। होता क्या है यहाँ से कि C डबल बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाता है, और R के साथ कौन आके लग जाता है, NH2 प्रोडक्ट। देखो आपसे बोलेगा कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो सिंपल ये प्रोडक्ट आपको बनाना है 1 डिग्री अमाइन। यानी अमाइड से हम लोग यहाँ से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 कार्बन को कम करके बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम लोग 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। किससे, अमाइड से। अमाइन है ना ये, अमाइंस, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। और अगर बोले कंप्लीट करना है पूरा रिएक्शन, तो कंप्लीट, अगर बोले कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो पूरा आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर बोले क्वेश्चन में रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। सिर्फ बोले मेजर प्रोडक्ट, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। बाकी कन्वर्जन जब आप करते हैं ऑर्गेनिक में, जब कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाई प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप ऑर्गेनिक के कन्वर्जन कर रहे होंगे, तो वहाँ भी आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपसे बोले कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट, तो वहाँ भी आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीट बोले कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो वहाँ बाई प्रोडक्ट तुम लोग लिखोगे, ठीक है। तो बाकी बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाते हैं आपको, Na2CO3 और प्लस NaBr और अलॉन्ग विथ H2। क्लियर है। तो ये आपके बाई प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन को कम कर सकते हैं। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यही है। जैसे क्वेश्चन तो तुम लोग करने के लिए करोगे, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड का एप्लीकेशन भी तुम्हें आ जाएगा कि कैसे तुम लोग अप्लाई करोगे, क्वेश्चन आएंगे तो लिखो क्वेश्चन और करो जल्दी से फास्ट। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सारे लोग लिखोगे। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9.9 का फर्स्ट तुम लोग देखो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 9.9 का फर्स्ट, इथाइल आयोडाइड, क्वेश्चन नंबर 9.9 का फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। CH3CH2I। देखो क्वेश्चन जब करोगे तभी तुम्हें रिएक्शन अप्लाई करने आएंगे, कैसे आप कन्वर्जन करें। क्वेश्चन नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगा, एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे कि क्या स्टेप लेना है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaCN के साथ। मितांशी जल्दी से करो फास्ट, और नोटबुक ऊपर करना करके। और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बेसिक मीडियम में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यहां से हम लोग को बी प्रोडक्ट मिल रहा है,
और फर्दर जब इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaOH विद Br2 तो कुछ C प्रोडक्ट मिल रहा है और आपसे पूछा है कि ये ABC जो होगा वो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये बताना है आपको। क्या बताना है? और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके CBSE एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है प्रियांशु, तो कैसे आप करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन तुम लोग का किया हुआ है, देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग, बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे। देखो मैं बता देता हूँ, कर सकते हो बाकी तुम लोग। ये क्या है, इसका नेमिंग क्या करोगे प्रियांशु? इसका तो दिस इज द इथाइल आयोडाइड। देखो तुम लोग नाम भी याद रखो, आपसे पूछ दे कि इथाइल आयोडाइड से आपको मीथेन एमाइन प्रिपेयर करना है तो पता होना चाहिए ना कि इथाइल आयोडाइड होता क्या है। नाम ही नहीं जब पता होगा तो कैसे कन्वर्जन करोगे, तो इसलिए नेमिंग आपको आना चाहिए। इथाइल आयोडाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ? आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड होता है और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है किसमें, Na+ और Cn- में, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा और ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अगर मैं यहाँ पे Na के जगह Ag ले लेता तो फिर कौन डोनर एटम होता, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या मिलता, CH3 CH2 Nc मिलता, एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता। लेकिन सोडियम पोटेशियम के साथ क्या मिलता है, एल्काइल साइनाइड। कौन डोनर एटम होगा, कार्बन। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म कर लेंगे, CH3 CH2 Cn, इथाइल साइनाइड। और देखो नाइट्राइल का अगर तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दोगे, नाइट्राइल का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सीधा लिखा होता हाइड्रोलिसिस, तो आप कौन सा हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट। लेकिन पार्शियल बोला है तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड होता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, अमाइड फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है, अमाइड। जैसे ही इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे OH- के साथ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पीएच मतलब क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो होगा क्या, यहाँ से ये अमाइड फॉर्म कर लेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 क्या फॉर्म कर लेता है, अमाइड। इसका अगर नाम लिखना चाहें क्या होगा, कनिष्क नाम, प्रोपेनअमाइड। क्या लिखेंगे, प्रोपेनअमाइड। 3 कार्बन वाला अमाइड है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनअमाइड। और फर्दर देखो पहला हमने से क्या पूछा था कि यहाँ पे A क्या होगा, तो A आपको मिल गया, B पूछा था, B भी मिल गया। अब आपसे C पूछा है, अब इसका अमाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, Br2 विद NaOH के साथ, कौन सा रिएक्शन होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड। यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और CH3 CH2 के साथ कौन आके लग जाएगा, NH2। और इस तरह से आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, इथेन अमाइन। क्या फॉर्म कर सकते हैं, इथेन अमाइन, 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर सकते हैं। इथेन अमाइन 1 डिग्री है ना, और होफमैन में हमेशा क्या मिलता है आपको, 1 डिग्री अमाइन ही मिलता है। तो ये आपका C हो गया, और यही पूछा था कि ABC क्या होगा। कर सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा था जो आपको नहीं आता है। हाँ ये आप अभी पहले पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा कि नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हम लोग करेंगे इसको भी, ठीक है। बाकी ये तो आपको आता ही है, ये वाला आता ही है, क्योंकि हेलोइल एंड हेलोइन्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हमने ये रिएक्शंस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से फास्ट, तो कर पाओगे ना इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब घर पे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम, स्पेशली कन्वर्जन के क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा क्या करें। क्योंकि पता है तुम लोग एक ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, कि स्टूडेंट ने सीधा फाइनल रिजल्ट सोचता है, वो बीच के स्टेप के बारे में सोचता ही नहीं। वो सोचता है कि एक ही बार में मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट हो मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, आप स्टेप बाय स्टेप जब सोचेंगे तब क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहले एक स्टेप करो, दूसरा स्टेप खुद ही दिखने लगा, तीसरा स्टेप खुद ही दिखने लगेगा। तुम लोग सीधा सोचते हो कि यहाँ से ये ऐसे, ये कैसे फॉर्म होगा, ये सीधा सोचते हो कि C कैसे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमोनोलिसिस, हम लोग अमोनोलिसिस प्रोसेस से हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हैं। बाकी सब में कितना डिग्री अमाइन बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तुम लोग प्री बोर्ड में भी देखे हुए क्वेश्चन आए होंगे, आते हैं कनिष्क, याद है कि नहीं? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग ध्यान रखोगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो। अमाइंस के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करें? या पहले हम लोग सोल्युबिलिटी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अमाइंस की सोल्युबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। अमाइंस की क्या देख लेना हम लोग? सोल्युबिलिटी, ठीक है। देखो अमाइंस अगर हम लोग बात करें तो यही आपका अमाइंस होता है RnH2, 1 डिग्री अमाइन है लेकिन है तो अमाइंस ही ना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है NH2 पार्ट, ये कौन कैसा पार्ट होता है? दिस इज द पोलर पार्ट। ये किस टाइप का पार्ट होता है? पोलर पार्ट। और पोलर पार्ट क्यों है? क्योंकि देखो इसमें 2 पोल जनरेट होंगे ना, N पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, और ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन जो होता है वाटर में क्या होता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। तो अमाइन जो होता है क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि पानी में घुलेगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है, जल्दी देख लो प्रियांशु, यहाँ पे कनिष्क, नो, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसा पार्ट होता है? दिस इज द नॉन पोलर पार्ट। क्या होता है? और जितने भी नॉन पोलर पार्ट होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। मतलब हाइड्रोफोबिक का सिंपल मीनिंग है कि वाटर इनसोल्युबल। क्या होते हैं? वाटर इनसोल्युबल। और ये आपका कौन सा पार्ट है? दिस इज द पोलर पार्ट। और इसी पोलर पार्ट की वजह से ये क्या होता है? वाटर सोल्युबल होता है। कौन? अमाइन। यानी कि जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे, अमाइंस की जो सोल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या होती जाएगी? डिक्रीजेज। क्योंकि आप हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा रहे हैं ना, जो वाटर में इनसोल्युबल है। जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाएंगे जो वाटर में इनसोल्युबल है, तो अमाइंस की सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे, सोल्युबिलिटी आपकी वाटर में क्या होगी? सोल्युबिलिटी जो होगी अमाइंस की वो क्या होगी? डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है यानी जो वाटर में इनसोल्युबल है वो पार्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, और मान लो कि तीनों सारे एल्काइल ग्रुप सेम हो और एक आपका 1 डिग्री अमाइन हो, एक आपका क्या हो? 1 डिग्री, दूसरा आपका 2 डिग्री अमाइन। कनिष्क तुम बताओ, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ तुम बताओगे। 2 डिग्री अमाइन है और एक आपका 3 डिग्री अमाइन है। अब आपसे पूछे कि इसमें वाटर में कौन ज़्यादा सोल्युबल होगा और कौन कम होगा? वाटर सोल्युबिलिटी में इसका ऑर्डर बताना है। दिस इज द 1 डिग्री अमाइन। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि नॉन पोलर पार्ट जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वाटर में सोल्युबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसीलिए 1 डिग्री जो अमाइन होगा वाटर में सोल्युबल ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये वाटर सोल्युबिलिटी में आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री अमाइन जो होगा सबसे ज़्यादा वाटर सोल्युबल होगा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम। और ऐसे भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल भी नहीं है, जो वाटर के साथ क्या होगा? सोल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे भी ठीक है, और बल्कि ग्रुप भी लग गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना भी। तो सिंपल रीजन है कि एल्काइल ग्रुप आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हैं जो वाटर में सोल्युबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा।
क्लियर है? नो। नेक्स्ट जल्दी करो, इसका सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड देखो तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट, 1-2 रिएक्शन से बस खत्म हो जाएगा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 1-2 टॉपिक बच रहा है, बस हो जाएगा, जल्दी कर लेंगे। ये हो गया सबका। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसे साफ करूं। नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है विराज? मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलिकुलर मास के, एंड सरफेस एरिया का भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट तब आप अप्लाई करेंगे जब सारे ही मान लो 1 डिग्री अमाइन है, एक आपका मीथेन अमाइन है और एक आपका इथेन अमाइन है, एक आपका प्रोपेन अमाइन है। अब इसमें पूछे कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बताओ किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी? तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इथेन अमाइन, फिर मीथेन अमाइन। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा? प्रोपेन अमाइन का। लेकिन अगर हम लोग बात करें, एक और एग्जांपल हम ले लें, इसमें अगर हम लोग बात करें, एक 1 डिग्री अमाइन है, एक 2 डिग्री अमाइन है और एक आपका 3 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछे किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी और क्यों होगी, तो फर्स्ट वाले की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? 1 डिग्री जो आइन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। फिर आपका कौन सा होगा? आसानी से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा कौन? 1 डिग्री अमाइन। और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? 1 डिग्री अमाइन में। और इसीलिए 1 डिग्री अमाइन की मेल्टिंग पॉइंट जो होगी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो तुम जाओ तुम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट इसका हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस हो गया सबका? अच्छे से दरवाजा बंद कर दोगे? हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन से। साफ करो इसे। हो गया सबका? तो जब भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन हो तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1 डिग्री, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? सबसे ज्यादा। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, और थोड़ा सा फास्ट करोगे तुम लोग भी। केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दिव्यांश? तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। कौन है? एक बार क्या हो गया तुम लोगों से? ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो अमाइंस के हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करें तो फर्स्ट है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस के हम लोग बेसिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, समझोगे पहले, देख लो यहाँ पे। तो बेसिक कैरेक्टर, तो सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि अमाइन जो बेस है। तो देखो किसी भी अमाइन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यानी कि आर या ए आर कोई भी हो सकता है,
अगर अमाइन का हम लोग रिएक्शन करा दें किसी एसिड के साथ, लाइक Cl ले लें, एक्स की जगह क्या ले लें, Cl ले लें, HCl एक एसिड होता है ना, पता है ना तुम लोग को। और कोई भी कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट अगर फॉर्म कर रहा है, यानी उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। यानी कि जैसे ही हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये क्या फॉर्म कर लेता है, RNH3+ और Cl- सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। कौन, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। यानी इसके कंफर्म हो गया कि ये अमाइन जो है चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। क्लियर है। तो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि बताओ कि अमाइन जो है वो बेसिक है कि नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं। क्वेश्चन आएगा कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, चाहे वो एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, एनसीईआरटी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कंसेप्ट नहीं देता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, तो फर्स्ट तुम लोग देखो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। दिव्यांश तुम बताओगे एक्सपेरिमेंटली बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेवी वैल्यू। टाइम कितना हो रहा है, 1:40 हो रहा है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पीकेवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी केवी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा, पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। अच्छा, अब तुम लोग को केबी और पीकेबी नहीं पता चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि क्लास 11th में तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम आया, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के नहीं आते हो। तो वहाँ से जब इक्विलिब्रियम आप नहीं पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता। केबी मैं बता दे रहा हूँ, केबी क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस बोल सकते हो। और पीकेबी क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। पीकेबी क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। तो तुम लोग डायरेक्टली अभी याद रखोगे कि केबी वैल्यू, अब ये केबी वैल्यू ऐसा नहीं है कि केबी वैल्यू गिवन होगी कि ये ए बी सी डी 4 बेस है, इनके केबी वैल्यू ये गिवन है। अब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो केबी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली तुम लोग बता सकते हो। नेक्स्ट थ्योरेटिकली कैसे देखेंगे, देखो यहाँ थ्योरेटिकली समझोगे सारे लोग। तो जब भी आपको थ्योरेटिकली बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितनी आसानी से लोन पेयर अवेलेबल होंगे किस पे, नाइट्रोजन पे, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज़्यादा। अच्छा, तुम लोग एक बार नहीं मैं 100 बार अभी तक बता चुका हूँ कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बताया हुआ है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी तुम लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन। और तुम एक और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है लोन पेयर की वैलिडिटी को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, बढ़ाएगा हमेशा ही। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, देखो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, देखो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल एल्काइल ग्रुप आर, ये तो याद तुम लोग कर लोगे, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है हमेशा ही लोन पेयर के अवेलेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें ए तुम लोग कर लोगे ऐसे, इन गैसेस फेज में हम लोग बात करें, ठीक है।
किस पे हम लोग बात कर रहे हैं? गैसेस फेज में। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि अमोनिया है 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है एंड 3 डिग्री अमाइन है। अब इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने हैं। क्या कंपेयर करना है? बेसिक स्ट्रेंथ, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा। तो सिंपल है, तुम लोग अमोनिया के बाद देख रहे हो कि सब में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ये तो अमोनिया हो गया, दिस इज द अमोनिया, और ये आपका क्या है? 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यही नाइट्रोजन तो लोन पेयर डोनेट करता है, और जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, मान लो तो पैसा दान ही करना है, अब पापा भी दे रहे हैं पैसा, मम्मी भी दे रहे हैं, चाहे खर्च ही करना है पार्टी वार्टी में, और सब लोग सब दे रहे हैं, कुछ पापा दे रहे हैं, कुछ मम्मी दे रहे हैं, कुछ भाई दे रहे हैं, कुछ बहन दे रही है, तो उसमें तुम्हारे पास पैसे की जो अवेलेबिलिटी होगी क्या होगी? ज़्यादा, आसानी से खर्च कर सकते हो। लेकिन पैसा कोई अब देने वाला है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा? खर्च करना थोड़ा सा क्या होगा? कोई कमा तो हो नहीं तुम अभी, मुश्किल है ना उसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री अमाइन। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। क्यों? क्योंकि सबसे कम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसमें होगी? अमोनिया में। बाकी 3 डिग्री में तो 3-3 इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं ना। देखो यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप नाइट्रोजन पे, जो कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? 3 डिग्री में, और इसीलिए 3 डिग्री अमाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। कोई डाउट है दिव्यांश? लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, देखो जो सिंपल चीज़ें हैं ना एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आती हैं, वही कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी नहीं आती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं। बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो याद कैसे रखोगे तुम लोग, समझो। अगर हम बी में बात करें, इन एक्वस फेज, किसमें बात करें? इन एक्वस फेज में अगर हम लोग बात करें, देखो समझोगे, लिखोगे नहीं, पहले समझ लो। इन एक्वस फेज, देखो यहाँ पे अगर R के जगह यहाँ पे यही आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया है, अगर R के जगह आपका मिथाइल ग्रुप हो जाए, R के जगह क्या हो जाए? R के जगह क्या हो जाए? कोई मिथाइल ग्रुप हो जाए। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग ले लो, तुम लोग को डर लग रहा होगा कि R अब मिथाइल ग्रुप हो गया तो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं होगा, अमोनिया CH3 NH2 CH3 होल 2 NH CH3 होल 3 N, यही तो होगा ना, और क्या होगा? अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा R की जगह, तो यही कंपाउंड मिलेंगे ना, रहेगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही ना। तो देखो अगर R के जब मिथाइल ग्रुप हो जाए तो ये अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और R की जगह क्या हो जाए? R की जगह तुम्हारा क्या हो जाए? कोई इथाइल ग्रुप हो जाए C2H5, R की जगह क्या हो जाए? कोई इथाइल ग्रुप हो जाए। तो कैसे तुम लोग कंपेयर करोगे, समझोगे तुम लोग? देखो R की जगह मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे R की जगह क्या हो जाए? मिथाइल, और R की जगह इथाइल ग्रुप हो जाए। इन एक्वस फेज बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे? और ये तुम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे तुम लोग। सबसे पहले आपको करना क्या है? 2 डिग्री, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, 2 डिग्री अमीन को तो सबसे ज़्यादा कर लो। किसको सबसे ज़्यादा कर लो? 2 डिग्री को। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो मिथाइल और इथाइल में छोटा ग्रुप कौन है? अरे दिख रहा है ना, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, मतलब छोटा है। अरे दिखने से नहीं लग रहा है कि छोटा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? छोटा ग्रुप है, और छोटा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप में 1 डिग्री और 3 डिग्री में छोटा कौन है? 1 डिग्री। तो छोटा अगर ग्रुप है तो छोटा पहले आएगा, और बचा कौन? 3 डिग्री, और सबसे कम तो अमोनिया को कर ही लो। इथाइल मिथाइल में बड़ा कौन है? इथाइल, और 3 डिग्री और 1 डिग्री में बड़ा कौन है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री पहले आएगा और 1 डिग्री बाद में, और अमोनिया। ट्रिक समझ में आया कैसे अप्लाई करोगे? समझ में आया? 2 डिग्री को सबसे ज्यादा कर लेना है इन एक्वस मीडियम, चाहे वो मिथाइल हो चाहे इथाइल हो। अब देखो मिथाइल इथाइल में छोटा ग्रुप कौन? मिथाइल। वो 3 डिग्री 1 डिग्री में छोटा कौन?
1 डिग्री, तो 1 डिग्री को ज़्यादा। तो मिथाइल होगा तो 1 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री से ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब बचा कौन, 3 डिग्री तो बचा। अमोनिया को तो लास्ट में रखना ही है। मिथाइल इथाइल में बड़ा कौन, इथाइल। तो 2 डिग्री तो पहले फिक्स कर लेना है दोनों में। तो 3 और 1 डिग्री में बड़ा कौन होता है, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक, फिर 1। और इसका रीजन आपसे पूछे ना कि ऐसा क्यों होता है, तो तुम लोग सिंपल एक रीजन लिख लोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O, SH2H2O भी हम लोग बोलते हैं। कंपेयर कर पाओगे बेसिक स्ट्रेंथ, कोई डाउट है, हो जाएगा। सर 2 डिग्री अभी समझ नहीं आया पहले का। बताया ना, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O। सर गैसियस वाले में कौन सा करना है पहले? ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, जो चीज़ दिख, तो बदल जाएगा पेपर में। ऑर्डर पेपर में नहीं बदलेगा, गैसेस के लिए फिक्स है ये बदलेगा सिर्फ कहाँ, एक्वस में। मिथाइल ग्रुप होगा तो 2 डिग्री तो पहले ज़्यादा कर लो। मिथाइल में, इथाइल में छोटा कौन, मिथाइल, तो छोटा ग्रुप पहले। इथाइल और मिथाइल में बड़ा कौन, इथाइल, तो बड़ा ग्रुप पहले। और 2 डिग्री को तो पहले सबसे पहले फिक्स कर लो। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री। कर सकते हो तुम लोग, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखो एरोमेटिक अमाइंस की हम लोग बात करते हैं। इसको कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की। पहुँच कर दो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके पहले एलिफेटिक अमाइंस की हम लोग बात की थी, अब हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस की। एरोमेटिक अमाइंस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ, तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हमेशा ही बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है लोन पेयर के अवेलेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आसानी से लोन पेयर अवेलेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ तो उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे हम लोग ले लें एनिलिन, क्या ले लें, एनिलिन, ऑर्थोमिथाइल एनिलिन हम लोग ले लें, पैरामिथाइल एनिलिन ले लें, पैरामिथाइल एनिलिन, सॉरी पैरा पे लगाना है ना, और मेटा पे मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, और एक बार हम लगा दिया देखो यहाँ पे, समझोगे सारे लोग। इनमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, इनमें क्या करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन जेई में ज़्यादा आते हैं। एरोमेटिक अमाइंस पे देखोगे तुम लोग, जेई नीट में क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखो दिख रहा है तुम लोग को, फर्स्ट को अगर छोड़ दें तो सब में इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन लीजिंग है विराज? तो एल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेड की बात करें, क्या किसकी बात करें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर की, आप उम्मीद कैसा कर रहे थे, जैसे आप उम्मीद करते हैं करोड़पति बन जाए, लेकिन एक्चुअल में बन भी सकते हैं, और ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखो, फर्स्ट को छोड़ दे तो सब में इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यानी फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होगा, कम। यानी कि सब में लोन पेयर की एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट सबसे कम होगा, बाकी सबका सबसे ज़्यादा होगा। अब इन तीनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो मेटा पोजीशन पे हमेशा ही कैसा इफेक्ट लगता है, वीक, और ऑर्थो पैरा पे कैसा इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग। इस पे भी कैसा लगेगा इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग। यानी कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे अगर हम बात करें तो ये भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन ऑर्थो पैरा वाला ज़्यादा बढ़ा रहा है और मेटा वाला कम बढ़ा रहा है। यानी कि मेटा वाला जो होगा वो लेस बेसिक होगा, थर्ड वाला। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑर्थो वाला थोड़ा कम, सॉरी सेकंड ले लो, और पैरा वाला सबसे ज़्यादा। ये एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, लेकिन देखो एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन के केस में, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप हो, इट ऑलवेज डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। चाहे इलेक्ट्रॉन लीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, हमेशा ही एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम। देखो यहाँ पे कैसे, तो आपका यहाँ पे अगर एक्चुअल ऑर्डर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, और फिर फर्स्ट वाला, और फिर थर्ड वाला, और सबसे ज़्यादा कौन सा बेसिक होगा, फोर्थ वाला।
तो ये एक्चुअल ऑर्डर होगा। मतलब ये ऑर्डर नहीं होगा एग्जाम में, एक्चुअल एक्सपेक्टेड मत लिखने लगना तुम लोग, एक्चुअल सिर्फ लिखना है, ये होगा, सिर्फ ये होगा। ठीक है, हो गया सबका? लिख लो SIP, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है SIP, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एक लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा, उसमें इसकी डिटेल बताई हुई है कि एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता क्या है। मैं आज सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, और रिकॉर्डेड है, उसमें बताया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है दिव्यांश, मितांशी, सारे लोग देख सकते हैं आप लोग वहाँ से कि SIP इफेक्ट होता क्या है, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होता क्या है, वो मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पास टाइम क्या है, कम है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो फर्स्ट तो हो गया आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन भी हम लोग ऑलरेडी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि किसी भी अमाइन का हम लोग रिएक्शन कराते किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो हम लोग ऑलरेडी उसे कर चुके हैं, तो दोबारा से हम लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे लिख लो तुम लोग सेकेंड एल्काइलेशन, और इसे हम लोग अभी कर चुके हैं, और यहाँ भी हमने किया था, और हमने और कहाँ किया था इसको, हेलोएल्केन हेलोरिन्स के अंदर, हेलोएल्केन यानी कि चैप्टर 6 के अंदर हम लोग कर चुके हैं। तो दोबारा से हम लोग नहीं करेंगे एल्काइलेशन, तो लिख लेना डन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसाइलेशन के। एसाइलेशन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। देख लो, इधर नहीं हो पाएगा। तो सेकंड, पहला हो गया बेसिक केमिकल रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। दूसरा है अल्काइलेशन, तो इसको डन लिख लोगे तुम लोग। और इसको हम लोग कहाँ पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का, तो ये डन हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तीसरा एसाइलेशन, तीसरा क्या है, एसाइलेशन। देखो समझोगे यहाँ पे, जब भी किसी 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन का हम लोग रिएक्शन करा दें, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के साथ, तो हम लोग क्या फॉर्म कर लेते हैं, अमाइड फॉर्म कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझोगे, किसी भी हम लोग एसिड क्लोराइड ही ले लें हम लोग, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 1 डिग्री या 2 डिग्री, कोई भी अमाइन ले लें हम लोग, जैसे 2 डिग्री अमाइन ले लो, R की जगह तुम लोग CH3 ले लो यहाँ पे। ये 2 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी अमाइन हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी अमाइन हो सकता है, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, और ये अमाइन जो है आपका एलिफेटिक, और मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। और वो बेस हम लोग लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस हो, किससे, स्ट्रॉन्ग बेस हो किससे, 2 डिग्री अमाइन से। 2 डिग्री अमाइन से क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, लाइक पैरेडिन। पैरेडिन का स्ट्रक्चर देखे हो तुम लोग, नहीं देखे हो तो दिखा दे रहा हूं, तुम लोग सिर्फ मूवी देखते हो, स्ट्रक्चर कहाँ देखते हो तुम लोग। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है पैरेडिन का, ये भी एक बेस की तरह काम करता है, और विच इज स्ट्रॉन्गर देन 2 डिग्री अमाइन। जब भी आपको एसाइल ग्रुप दिख जाए RC+O, ये एसाइल ग्रुप ही तो है, क्या है ये, क्या है ये निशा, एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, यानी कि यहाँ से H+ को बाहर करो, और ये ग्रुप जो है C2H5 NH ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एसाइल ग्रुप के साथ। एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियोफाइल को, और H के साथ कौन बाहर हो जाएगा यहाँ पे, Cl। और ये पैरेडिन इसलिए लेते हैं कि HCl के साथ रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा। और ये एसाइल ग्रुप किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यानी NC2H5 C2H5। इसकी नेमिंग करनी है, क्या लिखोगे, NN डाई इथाइल, NN
डाई इथाइल, NN डाई इथाइल इथेनामाइड, NN डाई इथाइल इथेनामाइड। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई एस्टर हम लोग ले लें, क्या ले लें, कोई एस्टर हम लोग ले लें, तो ये क्या है आपका एस्टर है, ये आपका एसिड हेलाइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड। कोई एनहाइड्राइड भी हम लोग ले सकते हैं। इसका भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ। 1 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, RNH2 यानी CH3NH2। एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को। यहाँ पे भी बेस के प्रेजेंस में लाइक पैराडीन। अब बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, CH3NH माइनस और H+ के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा और H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा। तो यहाँ बेस तुम लोग नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन इसमें एसिड तो बन नहीं रहा है, तो रिएक्शन रिवर्स होने का कोई चांसेस नहीं है। सॉरी, तो इसके साथ कौन ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। और C2H5O के साथ कौन जुड़ जाएगा, यहां से जो H निकला, यानी यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, N मिथाइल इथेनेमाइड, और साथ ही साथ इथेनॉल भी मिल जाएगा। इसको हम लोग नेमिंग अगर करना चाहें तो N पे क्या लगा हुआ है, N मिथाइल इथेनेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी भी एनहाइड्राइड के साथ भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। दिस इज द एनहाइड्राइड, और इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन, कोई भी ले सकते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक। यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री कोई भी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 1 डिग्री या 2 डिग्री कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन ले सकते हैं, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हम लोग ले सकते हैं, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा विराज, एसाइल ट्रांसफर टू बेस के प्रेजेंस में, ये एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ जाएगा, N C2H5 और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। और यहाँ पे बेस लेते हैं पैराडीन, किस कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिटिक एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है, तो दिस इज द एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन आपको क्या करना है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। हो गया सबका, जल्दी करें फास्ट, हो गया सबका, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट तुम लोग देखो, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट लिखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चंस आएंगे लगातार, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह क्वेश्चंस आएंगे। तो सेम ही मैकेनिज्म है ना उसमें, बेंजोल्यूशन में भी क्या होगा, सेम मैकेनिज्म, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कितना टाइम हो गया यशवर्धन, 10 मिनट में और हो जाएगा तुम बस, जल्दी देख लो फास्ट। देखो यहाँ पे ऑन कर लो, नेक्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखोगे समझोगे कैसे होता है रिएक्शन। तो 1 डिग्री अमाइन लेते हैं हम लोग, कितना डिग्री अमाइन लेते हैं,
1 डिग्री अमाइन, और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला CHCl3 होता है। CHCl3 होता है क्या है, यहाँ से 3 मोल HCl बाहर हो जाता है। 3 मोल HCl यहाँ से क्या हो जाता है बाहर, और Rn के साथ कौन जुड़ जाएगा C, और प्लस 3 मोल HCl यहाँ से बाहर हो जाता है। और फर्दर इस 3 मोल HCl का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, 3 मोल HCl का रिएक्शन कराते हैं 3 मोल KOH के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ऐसा हम नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो ये HCl इंटरमीडिएट है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और हम लोग क्या मिल जाएगा RNH2 1 डिग्री अमाइन और प्लस CHCl3 और प्लस 3 मोल ऑफ KOH गिव्स RNC और प्लस 3 KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2। अब देखो यहाँ से जो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसका जो स्मेल होता है कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कार्बाइल रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इस आइसोसाइनाइड टेस्ट से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी आपका 1 डिग्री एमाइन है कि नहीं, कर सकते हैं, आसान है। तो इससे हम लोग 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट कर सकते हैं, किससे, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से। फॉल स्मेल, जैसे मछली उछली मंडी कभी गए हो कि नहीं, मछली मंडी गए हो कभी, तो कभी चले जाना तुगलपुर में, जाओ के पता चल जाएगा किस टाइप का स्मेल आता है नहीं, मछली मंडी है नहीं, देखो अंदर पूरे मछली बिकती है, खाते नहीं होगे तो कहाँ से देखो, खाते हो मछली। नाइट्रस 11 से हम लोग स्टार्ट किए होते ना, अच्छे से चैप्टर हो सकता था, कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते थे। तुम लोग तो ऐसे भी 11:30 बजे आते हो, कहाँ से टाइम पे आ गए थे, लेट आए थे विराज? तो ये रिएक्शन हम लोग को आगे भी ऐसे करना है, मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ तुमको। देखो देखो यहाँ पे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, 5th है ना, तो 5th रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है नाइट्रस एसिड, HNO2, ठीक है, या NaNO2 हम लोग ले लें, सॉल्ट उसका। तो किसी भी एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन हम लोग करा दें नाइट्रस एसिड के साथ, लाइक NaNO2 along with HCl, ठीक है। तो होता क्या यहां से, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, R NH2 प्लस और Cl माइनस, क्या फॉर्म कर लेता है, डाइजोनियम सॉल्ट। और ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, और तुरंत ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, थोड़ा सा भी अगर आप हीट करेंगे, तुरंत रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, एल्कोहल फॉर्म कर लेता है, और यहाँ से N2 क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम लोग एरोमेटिक अमाइन ले ले 1 डिग्री, हमेशा कितना डिग्री अमाइन लेना है यहाँ पे, 1 डिग्री। 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसका भी रिएक्शन हम लोग करा दें, नाइट्रस एसिड NaNO2 along with HCl, कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, N2 प्लस और Cl माइनस BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या डाइजोनियम हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है, क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है। थोड़ा सा हीट करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, लेकिन कोल्ड कंडीशन में क्या होता है,
स्टेबल होता है। और इस डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। डाइजोनियम सॉल्ट इसके आगे एक पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर नहीं इसी का एक पार्ट है अमाइंस का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। कैप्चर कर लो, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। रन दो हो गया सबका। तो 6th है, हो गया निशा, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इसे कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखोगे। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम ये थे हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को। देखो तो 6th है ना ये, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे तो किसी भी 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हम लोग करा दें एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का, तो दिस इज द एराइल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप, एंड सल्फोनिल SO3, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। और इसका एक और नाम है क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें 1 डिग्री अमाइन के साथ, किसके साथ, ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, और यहाँ पे मतलब बेस के प्रेजेंस में लाइक स्ट्रॉन्गर देन 1 डिग्री अमाइन, लाइक पायरेडिन। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये भी एक साइल ग्रुप की तरह ही काम कर रहा है ना, और ये साइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा निशा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन काम करेगा, C2H5NH, C2H5NH, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपका आके किसके साथ जुड़ जाएगा, एराइल सल्फोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, और इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल बेंजीन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बताया था आपको कि कहीं भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो प्रोटिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है, यानी आसानी से H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, यानी कि एसिड की तरह काम करेगा ये। और कोई भी एसिड जो होता है क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली। तो जो 1 डिग्री अमाइन होगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कली के साथ क्या होगा, सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट, अगर इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्शन करा दें, किसके साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, किसके साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या मिल जाएगा यहां से बताओ, ये कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नाम लिखने की जरूरत है क्या, लिख सकते हो, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे कोई प्रोटिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, नहीं, और यहाँ से HCl बाहर होगा, तो ये प्रोटिक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट होगा इनसोल्युबल इन अल्कली, इनसोल्युबल इन अल्कली। और अगर तुम इसी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दोगे 3 डिग्री अमाइन के साथ, किसके साथ, 3 डिग्री अमाइन के साथ, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं
किससे? हिंसबर्ग रिएजेंट से। क्लियर है ना? 1 डिग्री अमाइन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सोल्यूबल होगा अल्कली में, 2 डिग्री अमाइन से भी प्रोडक्ट जो मिलेगा रिएक्शन होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा इनसोल्युबल इन अल्कली, एंड 3 डिग्री रिएक्शन देगा ही। जल्दी करो और इंपॉर्टेंट कर लो, लगातार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। थोड़ा सा इधर झुक जाओ मोहन, इधर कर लो चेयर हल्का सा। लोग इंडिया में बोलते हैं कि बेरोजगारी आ गई। इंडिया में बेरोजगारी आई है क्या? हाँ, नहीं है बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी कुछ नहीं है। पहले क्या थी कि मतलब लड़कियां जॉब नहीं करती थी, मतलब बहुत कम लड़कियां जो थी नौकरी करती थी। अब लड़कियां नौकरी करने लगी तो भाई बेरोजगारी तो आना ही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका, अब देखो डिफेंस में पहले नहीं था, डिफेंस में भी मतलब लड़कियों को मतलब यही नहीं था। अब तो डिफेंस में भी लड़कियों को जॉब मिल रही है। तो अब हुआ क्या कि लड़के के जगह जो लड़के नौकरियां करते थे उसको लड़कियों ने कब्जा कर लिया है, तो इसलिए बेरोजगारी लगता है कि आगे, नहीं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऐसा नहीं। तो वही बेरोजगारी थोड़ा ना है। अब पहले 100 में 90 लड़के जॉब करते थे, 10 लड़कियां करती थी। अब 100 में 50-50 हो गया है। अब बिहार में 1 लाख वैकेंसी आई थी टीचर की, उसमें 50,000 लड़कियों के लिए सीट था, 50,000 लड़कों के लिए था। और पहले ऐसा नहीं होता था। सर ये क्लिप अलग से काट के डालना हो गया, ये साफ करें, पॉज कर दिया हो ना। चलो देख लो यहाँ पे। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही आसान है और जल्दी से खत्म करते हैं। कहाँ जा रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी करो, फास्ट। कितना टाइम हो गया विराज? पूरे सही बता दो। अरे गधे सही बता दो टाइम। 2.5 मिनट है ना, 10 मिनट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मतलब ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लो, फिर तुम लोग चैप्टर पे जाके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और एल्डिहाइड कीटोन जिस दिन हम लोग करेंगे ना, 10 बजे से स्टार्ट करेंगे संडे को, और 4 बजे तक पूरा ही तुम लोग को टाइम देना पड़ेगा। तो लंच वंच तुम लोग लेके आओगे उस दिन। एल्डिहाइड कीटोन बहुत बड़ा चैप्टर है। देखो देखो समझो, यहाँ पे सारे लोग बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे, बातें नहीं करो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, इसके पहले मैंने कई बार आप लोग को बता रखा है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैकेनिज्म भी बताया था इसके पहले तुम लोग को, जब मैंने हेलोल्केन हेलोइंस बताया था वहाँ पे। देखो समझोगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, किसकी? एनिलीन की। कहीं भी बेंजीन के साथ कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके पास अगर एक लोन पेयर अवेलेबल है तो हमेशा ही किसके तरह काम करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। किसके तरह? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑर्थो पैराडाइक्टिंग। और जितने भी ऑर्थो पैराडाइक्टिंग होते हैं वो होते हैं सारे क्या? रिंग एक्टिवेटर, एक्सेप्ट हैलोजन। एक्सेप्ट हैलोजन। अब कैसे रिंग एक्टिवेटर होता है ये भी हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, यानी कि NH2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये लोन पेयर यहाँ पे रिलीज करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? मितांशी। अरे लोन पेयर दे रहा है ना, तो प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज। अगेन ये लोन पेयर यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। कुछ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। इस पर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव, NH2। अगेन लोन पेयर यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखो इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, रेजोनेंस की वजह से हुआ क्या कि रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो गया। और यही तो होता है रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन।
ठीक है। जब इसका तुम लोग RHS बनाओगे, RHS कैसे बनाते हैं, तो जहां जहां लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ है डॉटेड लाइन, जहां जहां लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन डॉटेड लाइन, और पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव। अब बताओ इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट होना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां जुड़ेगा, जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ड्यू टू NH2 ग्रुप नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये जो होता है एनिलीन, ये क्या होता है, एक और NH2 ग्रुप जो होता है बेंजीन पे एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर हो गया। तो पहला इसमें देख रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन, और हैलोजनेशन में हम लोग देख ले रहे हैं ब्रोमिनेशन। हैलोजनेशन में हम लोग क्या देख ले रहे हैं, ब्रोमिनेशन। तो एनिलीन का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करा दे तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रोमीन है पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में लाइक H2O, तो ये जो एनिलीन है क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ब्रोमीन जो है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए तीनों ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाता है, ब्रोमीन आके सब्सटीट्यूट हो जाता है, और एनिलीन से हम लोग को क्या मिल जाता है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है। अगर हम लोग को मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो कैसे करेंगे रिएक्शंस को, ये हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं, देव यही दे दो। ठीक है। तो तुम लोग अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो कैसे बनाओगे तुम लोग, कैसे बनाओगे, तो हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे उससे। ठीक है। ठीक है, दरवाजा सटा दोगे देव। ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं। अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो कैसे रिएक्शन कराओगे वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि NH2 ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इसीलिए ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन हम लोग को मिलता है। अगर कंट्रोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो कैसे कराएंगे ये हम लोग देख रहे हैं। ये ऊपर वाला साफ करूं, ये तो कंफर्म हो गया ना NH2 ग्रुप कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि NH2 की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इसी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां सब्स्टिट्यूट होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। हो गया, साफ करूं, डाउट है कुछ दिव्यांश। ठीक है। अब देखो यहां पे, तो अगर कंट्रोल्ड हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हम लोग आसानी से करा सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखोगे यहां पे देखो, यहां पे समझोगे सारे लोग। अगर हम लोग बात करें तो अगर कंट्रोल्ड हम लोग को ब्रोमिनेशन कराना है तो इस एनिलीन का हम लोग रिएक्शन करा दे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एसिटिक। अच्छा, तुम लोग रिएक्शन पढ़े हो लेकिन दिमाग नहीं लगा पाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। दिस इज एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर होगा, और बेंजीन पे NH- किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। देखा था कुछ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा NH, और इस NH के साथ कौन जुड़ जाएगा, क्या C डबल बॉन्ड O CH3 नहीं जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। अब अगर तुम लोग ब्रोमिनेशन इसका कराओगे, क्या कराओगे, ब्रोमिनेशन अगर तुम लोग कराओगे यहाँ पे, और यहां से तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा CH3COOH। अगर तुम ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी, लेकिन ऑर्थो पे तो आएगा नहीं क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जो कि काफी रिपल्सन होगा। तो ऑर्थो पे होगा सब्स्टिट्यूट, लेकिन माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, लेकिन हम लोग क्या बनाना है, मेजर। देखो एनसीईआरटी में दिखाया नहीं है, लेकिन ये ऑर्थो पे भी जुड़ सकता था, और C डबल बॉन्ड O CH3, और फर्दर इसके हम लोग एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करा देंगे, एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दो। बताओ CH3 C डबल O के साथ कौन जुड़ जाएगा जाके,
CH3COO के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH, और NH के साथ कौन जुड़ जाएगा? H प्लस। ठीक है, क्योंकि एसाइल ग्रुप ऑलवेज ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यानी CH3C डबल बॉन्ड क्या है? एक एसाइल ग्रुप है और इसके साथ हमेशा कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल, यानी OH, और इसके साथ कौन आगे जुड़ जाएगा? तो कुछ ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा NH2, पहले से एक H था, एक H और आके लग गया, और ये आपका Br आके सब्सटीट्यूट हो गया पहले पोजीशन पे, और ये इसके साथ कौन जुड़ गया? CH3COO के साथ OH। तो यहाँ से हम लोग मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पैरा ब्रोमो या 4 ब्रोमो एनिलीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। कोई डाउट है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट ये साफ करूं, तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। ठीक है, हो गया दिव्यांश? कोई डाउट है? नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाइट्रेशन। लिखो, सेकंड नाइट्रेशन। मुझे भी जल्दी है, मुझे भी जाना, भी क्लास है बहुत सारे, मेरे 3-4 क्लास है इसके बाद। जल्दी करें, फास्ट। ठीक है, मैथ की क्लास है तुम लोग की? चलो देखते हैं तो आज। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दूसरा है नाइट्रेशन। दूसरा क्या है? नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो अगर हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन करा दें, एनिलीन का क्या करा दें? नाइट्रेशन। हमेशा नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो देखो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाता है, NH2, एक बार NO2 ग्रुप कहाँ के जुड़ जाता है? पैरा पोजीशन पे, और एक तो हम लोग को जुड़ जाता है मेटा पोजीशन पे, और एक ऑर्थो पोजीशन पे। देखो यहाँ पे समझोगे, ये जो मिलता है आपका 51%, ये आपका 47%, और ये जो मिलता है वो 2%। देखो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिला ना, आप तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि मेटा पे भी सब्सटीट्यूट हो सकता है कौन? नाइट्रो ग्रुप। लेकिन होता क्या है समझोगे, ये एनिलीन जो है जैसे ही आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, लाइक H2SO4 लो, HNO3 ले लो, तो इनसे क्या निकल के आएगा? एसिड से क्या निकल के आता है? H प्लस। और आपको पता है कि बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और ये एनिलीनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन होता क्या है? ये एनिलीनियम आयन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग, देखो इसके पास लोन पेयर है क्या? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो खत्म हो गया ना, तो क्या ऑर्थो पर डायरेक्टिंग होगा? नहीं। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप की तरह, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम aniline is converted into anilinium ion and which is a strong meta directing. So unexpected meta nitro sorry ये 2% मिलेगा ना, देखते भी नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल सोए रहते हो। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपको, ये तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये अनएक्सपेक्टेड आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन आपको मिलता है। ये क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब कंट्रोल नाइट्रेशन आपको कराना है तो इसमें भी करा सकते हैं। साफ करूं, कंट्रोल नाइट्रेशन अगर कराना है तो यहां से हम लोग करा सकते हैं। हो गया, कैप्चर कर लिए सारे लोग? तो इसको तुम लोग कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार, एक बार नहीं, जेई में भी, नीट में भी, बोर्ड में भी। इसको इंपॉर्टेंट कर लोगे नाइट्रेशन। ठीक है, साफ करूं तो अगर हम लोग कंट्रोल नाइट्रेशन कराना है तो सेम वही मैकेनिज्म जो इसके पहले किया था आपने। करो जल्दी से, फास्ट करो तुम लोग खुद से।
जल्दी से करो यशवर्धन, बहुत जल्दी थकते हो तो मैं देखता हूँ कैटलिस्ट के वजह से। एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यानी इसके साथ कौन जुड़ जाएगा जाके, NH यानी NH2 हो जाएगा, और ये नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, बॉन्ड नहीं दिखा, ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेटा नाइट्रो एनिलीन हम लोग को यहाँ से प्रोडक्ट मिल सकता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो कंट्रोल्ड नाइट्रेशन बनाना है आपको, कराना है तो हमेशा ही पहले क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, फिर नाइट्रेशन कराएंगे। थर्ड है आपका सल्फोनेशन। थर्ड क्या है, सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन होता क्या है, तो एनिलीन का अगर हम लोग रिएक्शन करा दे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ, या ओलियम भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो होगा क्या, एसिड बेस रिएक्शन, NH2 प्लस और HSO4, NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ये लोन पे डोनेट करेगा और ये H प्लस और प्रोटोनेट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। और जब इसको हम लोग हीट कर देंगे तो ये एसो सल्फोनिल जो ग्रुप है कहाँ आके लग जाता है, पैरा पोजीशन पे। कहाँ आके लग जाता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पे आके लगेगा नहीं क्योंकि रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा। SO3H ग्रुप क्या होता है, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है। और देखो ये एसिड और ये बेस, एसिड क्या कर सकता है, आसानी से H प्लस लूज कर सकता है, और बेस क्या कर सकता है, आसानी से H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ये SO3 माइनस और ये NH3 प्लस फॉर्म कर लेगा। और डाईपोलर आयन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन या डाईपोलर आयन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये ज्यूटर आयन भी फॉर्म कर लेता है। तो लोग पढ़े थे किसमें, बायोमोलिकुल्स में, डाईपोलर आयन या ज्यूटर आयन, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें लिख लोगे, एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, ब्रैकेट में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्काइलेशन ब्रैकेट में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, salt formation with aluminum chloride, the Lewis acid which is used as a catalyst, the Lewis acid which is used as a catalyst। तो फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो लिविस एसिड हम लोग यूज करते हैं, एनहाइड्रस Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, उनके साथ ये क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, क्योंकि एक बेस होता है और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, सॉल्ट। और इसी की वजह से हम लोग एनिलीन जो है आपका फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है और रिएक्शन नहीं कराते। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एनिलीन जो है फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लिविस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। क्लियर है? बाकी डाइजोनियम सॉल्ट का भी लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा, इसका भी, तो तुम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लोगे। अच्छा, मैं ऑनलाइन में सोच रहा हूँ ना कि हम ऑनलाइन तुम लोग को ज्वाइन करा के क्वेश्चंस मैं करवा दूँ। ऑनलाइन में क्या होगा ना, जिससे कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उसको फटाफट कर लेंगे। ठीक है?